तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। हम यहाँ पर सायंकालीन सभा में अधोलोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अधोलोक की चर्चा करते हुए हमने देखा था कि अधोलोक में 7 नरक होते हैं, 7 पृथ्वियां होती हैं, उन पृथ्वियों के बीच में नरक होते हैं और अंत में नित्य निगोध होता है। इन 7 पृथ्वियों की चर्चा करते हुए देखा था, पहली पृथ्वी में या पहले राज्यों में, एक राज्यों में 2 पृथ्वियां होती है और उसके नीचे प्रत्येक राज्यों के अंत में एक पृथ्वी होती है और जो 7वां राज्य है उसमें नित्य निगोध होता है। इस प्रकार से अधोलोक का वर्णन हमने सामान्य रूप से देखा था और इसमें से पहले नरक की चर्चा अपन कल कर रहे थे। सामान्य रूप तो हमने सबने देखा है। अब प्रथम नरक की चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए अपन उसकी चर्चा यहाँ पर देखते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, ये आपके सामने है। यह 3 लोक, 3 लोक का ये अधोलोक और अधोलोक में यहाँ पे हमने जो 7 नरक देखे, 7 नरक कहो या 7 पृथ्वियों में होने वाले नरकों की चर्चा हमने यहाँ पर देखी थी। इसमें से यहाँ पे अपन देख रहे हैं, इन 7 नरकों में बिल होते हैं। बिल का स्वरूप कल हमने देखा था कि पूरी अखंड पृथ्वी होती है और उसके बीच में गड्ढे के समान बिल होते हैं। वह बिल भी 3 प्रकार के देखे थे हमने। एक इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल। श्रेणीबद्ध बिलों के भी 2 भेद देखे थे, एक दिशागत श्रेणीबद्ध बिल और एक विदिशागत श्रेणीबद्ध बिल। इन सब की चर्चा कल हमने की थी। आज हम इस पहले नरक में होने वाले, पहले पृथ्वी में होने वाले पटल और पटलों में बिलों की या नरकों की संख्या, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पहली पृथ्वी है, उसमें हमने देखा था कि 13 पटल होते हैं और 13 पटलों में कुल मिला के 30 लाख बिल होते हैं। इन 30 लाख बिलों में प्रकीर्णक बिल भी आ गए, श्रेणीबद्ध बिल भी आ गए और इंद्रक बिल भी आ गए। ऐसे कुल मिला के पहली पृथ्वी में 30 लाख नारकियों के बिल होते। मतलब ये सब संख्या 13 पटलों में मिलकर है। दूसरे नरक में 11 पटल हैं और 11 पटलों में 25 लाख बिल होते हैं। तीसरे नरक में 9 पटल हैं और 9 पटल में 15 लाख बिल होते हैं। यह भी समझना
पहला नरक 1,80,000 योजन ऊंचा था। मोटा कहो या ऊंचा कहो एक ही बात है। दूसरा नरक 32,000 योजन ऊंचा था। तीसरा नरक 28,000 योजन ऊंचा था। अब ये चौथा नरक 24,000 ऊंचा है और उसमें 7 पटल होते हैं। 7 पटलों में मिलके 10 लाख बिल होते हैं। फिर पांचवा नरक है, वह पांचवा नरक 2 भागों में आपको यहां पर विभाजित होते हुए दिखाई दे रहा। 2 भागों में क्यों विभाजित हुआ, तो मैं यहाँ पे यही बताना चाहता था। 1, 2, 3, 4 और ये पांचवा। पहले 4 नरकों में तो अति उष्णता होती है। उष्णता के बारे में हमने छड़ाला में भी देखा है और तिलोय पन्नति में भी इसकी चर्चा की कि इस बिल के ऊपर के भाग से यदि बहुत बड़ा एक पर्वत के समान लोहे का गोला छोड़ दिया जाए तो अंत तक पहुंचते पहुंचते पूरा का पूरा लोहे का गोला पिघल जाएगा, अंत तक पहुंच भी नहीं पाएगा। इतनी उष्णता यहाँ पर नरकों में होती है। मतलब यहाँ की उष्णता सहन करना सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव है ही नहीं। लेकिन नारकी जीव क्यों सहन कर पाते हैं? क्योंकि नरक में देखिए, अकाल मरण जिसे आपने कभी सुना होगा, अकाल मरण नहीं होता है, या आत्मघात जिसे कहते हैं, ऐसे मरण नरकों में नहीं होते। नरकों में हमने जितनी आयु बांधी है उतनी आयु जब तक खत्म नहीं होती तब तक कुछ भी करे नरकों में कोई जीव मर नहीं सकता। इसीलिए वो अलग अलग प्रकार के दुख वहां पे बताए हैं कि मानसिक होता है, शारीरिक होता है, अन्य देवों के द्वारा निर्माण किया हुआ दुख भी होता है, या नरक में रहने वाले जीवों के द्वारा निर्माण किया दुख भी होता है। इस प्रकार से 4 प्रकार के दुखों का वर्णन नरक में आता है और उस प्रकार का दुख सहन करते हुए भी, इतनी उष्णता सहन करते हुए भी, खाने के लिए कुछ नहीं मिले तो भी हम तो ये सोचते हैं कि हम खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन नरक में बिना खाए भी जीव वहां की आयु जब तक पूरी नहीं होती तब तक वहीं पर जिंदा रहते हैं। इसलिए यह समझना कि खाने से कोई जिंदा नहीं रहता, बल्कि जीव अपनी जीवत्व शक्ति के कारण जीता है, यह निश्चय का कथन हुआ। 10 प्राणों से जीता है, यह व्यवहार का कथन हुआ। आयु कर्म है, तब तक जीव जीवित रहता है। कोई मारने के लिए आए तो भी नहीं मरेगा, और कोई बचाने के लिए आए और आयु कर्म नष्ट हो जाए तो कोई बचा नहीं सकता। इसी प्रकार से नरकों की भी चर्चा है। इतनी उष्णता है तो भी नरकों में कोई जीव अपनी आयु जब तक खत्म नहीं होती तब तक नहीं मरता। इसलिए यहां पर 1, 2, 3 और 4 नरकों में अति उष्णता होती है। 5वें नरक के 2 भेद किए। इसमें बताया इस 5वें नरक के 5 भाग करो। 5 भाग में से 4 भागों में तो उष्णता है और 1 भाग में शीतलता है। मतलब 4 नरकों में तो पूरी उष्णता है ही, लेकिन 5वें नरक के 5 भाग करेंगे और उसमें से 1 भाग छोड़कर बाकी के 4 भागों में अति उष्णता होती है। और बिलों की अपेक्षा अपन यदि देखें तो बिल की अपेक्षा
2,25,000 इतने बिल तो उष्ण हैं और 75,000 इतने बिल तो शीत है। शीत मतलब जैसी अति उष्णता होती है वैसे ही अति अति ठंडापन होता है, मतलब ठंडी बहुत होती है। उसके बारे में भी ऐसे ही बताया कि एक पर्वत जितना लोहे का गोला इस नरक के ऊपर से डाला जाए और नीचे तक पहुंचते पहुंचते नरक के समान गल जाएगा। नरक नहीं, नमक के समान गल जाएगा, मतलब उसके टुकड़े 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 होके खत्म हो जाएगा। क्योंकि ठंड होती है, गर्मी होती है तो वस्तु पिघलती है, और ठंड होती है तो वह गल जाती है। इस प्रकार की ठंड इस नरकों में होती है, और इतनी ठंड होने पर भी नारकी जीव नहीं मरते। उस ठंड को उनको सहन करना पड़ता, और इस ठंड को सहन करने के लिए उनके पास कोई रजाई नहीं होती, कोई स्वेटर नहीं होता है, कोई जैकेट नहीं होता है। फिर भी वहां पर जीव जब तक आयु कर्म नष्ट नहीं होते तब तक जिंदा रहते हैं। ऐसे 5वें नरक में 3 लाख बिल है, और 3 लाख बिलों में से 2,25,000 बिल में तो अति उष्णता है, और 75,000 बिलों में अति शीत है, ठंडी है। उसके बाद आगे के नरक में, मतलब 6ठे नरक में 3 पटल होते हैं, और 3 पटलों में मिलके 9,99,995 बिल होते हैं। 6ठे नरक में 3 पटलों में मिलकर 99,995 नरकों के बिल पाए जाते हैं। और ये जो 7वां नरक है, 7वें नरक में एक ही पटल होता है, और एक पटल में सिर्फ 5 बिल होते हैं। इसलिए मैंने कल कहा था कि जो 7वां नरक है, इस 7वें नरक में प्रकीर्णक बिल नहीं होते, बल्कि श्रेणीबद्ध बिल और इंद्रक बिल। श्रेणीबद्ध बिलों में भी चारों दिशाओं में दिशागत श्रेणीबद्ध बिल होते हैं, विदिशागत श्रेणीबद्ध बिल नहीं होते। और दिशागत श्रेणीबद्ध बिलों में भी एक एक ही बिल होते हैं। बीच में इंद्रक बिल और 4 दिशाओं में एक एक बिल, ऐसे 5 बिल 7वें नरक में होते हैं। क्यों? मैंने कल आपको बताया था कैसे इस प्रकार का है, क्योंकि हमने कल पहले नरक का पहला पटल देखा था, और पहले पटल में दिशागत श्रेणीबद्ध बिल देखे थे और विदिशागत श्रेणीबद्ध बिल देखे थे। आप सबको याद होगा, दिशागत श्रेणीबद्ध बिलों में 49 श्रेणीबद्ध बिल होते हैं, और विदिशागत श्रेणीबद्ध बिलों में 48 बिल होते हैं। अब यदि आप पटलों को जोड़ देवे, पहले नरक में 13 पटल, दूसरे नरक में 11 पटल, तीसरे नरक में 9 पटल, चौथे नरक में 7 पटल, 5वें नरक में 5 पटल, 6ठे नरक में 3 पटल, और 7वें नरक में 1 पटल। इन सब पटलों को यदि आप जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा ये सब पटलों की संख्या 49 है। इसीलिए 49 इंद्रक बिल होते हैं, और श्रेणीबद्ध बिल पहले नरक के, पहली पृथ्वी के पहले पटल में दिशागत 49 बिल होते हैं। इसीलिए 7वें नरक में पहुंचते पहुंचते दिशागत श्रेणीबद्ध बिलों में एक एक बिल बचता है, और बीच में इंद्रक बिल तो होता ही है। ऐसे इंद्रक बिल और श्रेणीबद्ध बिलों की रचना
इसमें दिखाई देती है। अब इन सातों नरकों के सब बिलों को जोड़ा जाए तो यह समझना कि 84 लाख इतने तो इन 7 नरकों में कुल मिला के बिलों की संख्या है। इसमें श्रेणीबद्ध भी आ गए, इंद्रक भी आ गए और प्रकीर्णक भी आ गए। ऐसे 7 नरकों में 84 लाख बिल होते हैं और प्रत्येक नरक में पहले में 30 लाख, दूसरे में 25 लाख, तीसरे में 15 लाख, चौथे में 10 लाख, पांचवे में 3 लाख, छठे में 99,995 और सातवें में 5। इस प्रकार से कुल मिला के सातों नरकों में मिलकर 84 लाख बिल होते हैं। और इसमें पहले 4 नरक और पांचवें का 4 पंचमांश भाग, इसमें तो उष्णता होती है, और फिर नीचे के 2 और पांचवें का 1 पंचमांश भाग, इसमें शीत अर्थात ठंड होती है। ऐसे इन 7 नरकों के कुल मिला के बिलों की संख्या बताई जाती है। अब इसमें आपको एक सामान्य सूत्र बताऊं, इसमें भी श्रेणीबद्ध संख्यात बिल और असंख्यात बिलों का विभाजन किया जाता है। वो आप घर पे कर लेना, मैं तो आपको इसका गणित बताऊं। हर नरक की पृथ्वियों में जितने बिल हैं उसमें से 1/5 भाग तो संख्यात योजन वाले बिल होते हैं और 4/5 इतना प्रमाण असंख्यात योजन आकार वाले बिल होते हैं। क्या कहा? ये नियम कुल पूरे नरकों के बिलों के साथ भी लागू होता है और इंडिविजुअल प्रत्येक नरक के बिलों के साथ भी लागू होता है। मतलब कुल मिला के 84 लाख बिल है, इसमें 1/5 भाग ये तो संख्यात योजन विस्तार वाले बिल हैं और 4/5 इतने असंख्यात योजन विस्तार वाले बिल होते। ऐसे ही आप पहले नरक के साथ जोड़ लेना। 30 लाख बिलों में से 1/5, तो 5 से भाग दो इसको, कितने हो गए? 6×5=30, तो 60,000 जो बिल है ये तो 5 से भाग दिया ना, हाँ बराबर। तो इतने तो संख्यात योजन विस्तार वाले बिल हो गए और वो बाकी उसमें से लेस कर दो तो बचे हुए असंख्यात योजन विस्तार वाले बिल होते। ऐसे सबके साथ आप जोड़ देना। इस प्रकार से इन समस्त बिलों का प्रमाण और संख्याओं का प्रमाण यहाँ पर बताया गया है। ऐसे 7 नरकों में उष्णता, बिलों की संख्या, इसमें संख्यात और असंख्यात योजन विस्तार वाले बिलों का प्रमाण हमें देखने के लिए मिलता है। ऐसे ये कुल मिला के बिलों का प्रमाण हमने यहाँ पर देखा। अब हम पहले नरक में होने वाले बिलों के बीच में होने वाले अंतर के बारे में यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह है पहला नरक। पहला नरक मतलब पहली पृथ्वी। कौन सी पृथ्वी? रत्न प्रभा पृथ्वी। ये रत्न प्रभा पृथ्वी का ये इतना ही भाग हमने सामने लिया। इस रत्न प्रभा पृथ्वी में हमने कल देखे थे
कि 13 पटल होते हैं। ये 13 पटल कैसे हैं, अब आज आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। कल भी हमने देखा था, आज भी यहां पर देख रहे हैं। ये देखिए, ये पहला पटल है। पहला पटल ऊपर से तो हमने कल विस्तार से चर्चा की थी कि यह रत्न प्रभा पृथ्वी का, बीच में इंद्रक बिल है, फिर श्रेणीबद्ध बिल है, और ये बाकी के जो दिखाई दे रहे हैं ये प्रकीर्णक बिल दिखाई देते हैं। ऐसे यह पहले पहले पृथ्वी के पहले पटल में होने वाले नरकों के बिलों का विस्तार हमने कल देखा था। आज हमें देखना है कि कल कई लोगों ने प्रश्न पूछा था कि यह जो पटल है, यह पटल सॉलिड है कि नहीं, तो बिल्कुल सॉलिड होते हैं। इसलिए तो इसके बीच में यह नरक के बिल गड्ढे जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये बाकी का भाग सॉलिड होता है और यहाँ पर एकमात्र गड्ढे दिखाई देते हैं। ये गड्ढे भी ऊपर से ढके हुए होते हैं और इसके अंदर अंधेरा होता है, और अंधेरे में नारकी जीव इन दुखों को भोगते रहते हैं। तो इस प्रकार से यह एक पूरी तरह से सॉलिड, ये बिल्कुल सॉलिड पटल होता है। और इस पटल में यह एक पहला पटल हुआ, इसी प्रकार से दूसरा पटल है। दूसरे पटल में भी ऐसे ही बिल होते हैं। इसमें भी इसी प्रकार से इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल दिखाई देते हैं। इसके बाद तीसरा पटल, चौथा पटल, ऐसे 4 प्रकार के पटल मैंने यहां पर आपको दिखाए। लेकिन पहली पृथ्वी में 4 ही पटल नहीं होते, बल्कि इसी प्रकार से 13 पटल होते। इसमें मैंने कहा था कि पहले पटल में 49 बिल श्रेणीबद्ध और विदिशा में 48 बिल श्रेणीबद्ध होते। अब दूसरे पटल में एक कम हो जाएगा, तीसरे पटल में और एक कम हो जाएगा, चौथे पटल में और एक कम हो जाएगा। ऐसे 13 पटलों में इंद्रक बिल तो रहेगा, वो कम नहीं होगा, लेकिन श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या अपने आप कम कम होती जाएगी। इस प्रकार से 13 पटलों में मिलकर 13 इंटू 8 ऐसे श्रेणीबद्ध बिल कम होते जाएंगे। इस प्रकार से पहली पृथ्वी में जो 13 पटल है, उन 13 पटलों की चर्चा अपने यहां पर देखी थी। अब आज हमें देखना है इन 13 पटलों में हर पटल के बीच में एक इंद्रक बिल है और दिशा विदिशा में श्रेणीबद्ध बिल है। तो एक पटल से दूसरे पटल में कुछ गैप तो होना चाहिए ना। बिल्कुल चिपके हुए तो है नहीं, क्योंकि चिपके हुए होते तो आप नाप लीजिए। मैंने कल आपको इसका हिसाब भी बताया था कि जो प्रकीर्णक बिल है, उस बिल की ऊंचाई 2.33 कोस इतनी ही है, और पहली पृथ्वी जो 1,80,000 योजन है, इसमें से 80,000 योजन में बिल पाए जाते हैं, तो 4 कोस का 1 योजन होता है। अब आप सोच लो, 13 इंटू 2 करोगे तो 26 कोस हो गए, और ऊपर का भी आप जोड़ लोगे तो 27-28 कोस हो जाएंगे। लेकिन ऊंचाई तो 80,000 योजन की है। मतलब इन पटलों के अलावा भी बीच में गैप होना चाहिए। आया समझ में मैंने क्या कहा आपको कि पहली पृथ्वी 80,000 योजन है। एक पटल ज्यादा से ज्यादा ऊंचा कितना होगा, तो 2.33 कोस होगा। तो 13 इंटू 2 कोस करोगे तो 26 कोस हो जाएगा, और ऊपर का जोड़ लोगे तो और एक 2-3 कोस अंदाज से पकड़ के चलना, इतने कोस हो गए। इसको 4 से भागोगे तो 28 भी पकड़ के चलोगे तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 4 सत्ते 28, तो 7 योजन के प्रमाण में तो आपके सब पटल आ गए। और यह पहली पृथ्वी तो
80,000 योजन थी, उसमें से ऊपर का एक पटल छोड़ा था, नीचे का ऊपर का 1,000 योजन छोड़ा था, नीचे भी 1,000 योजन छोड़ा था। तो 78,000 योजनों में इन पटलों को व्यापा हुआ है। और एक पटल 2.33 कोस का है, तो बीच में गैप होना चाहिए। वह गैप कितना है, उसकी चर्चा यहाँ पर इंद्रक बिल की अपेक्षा, प्रकीर्णक बिल की अपेक्षा और श्रेणीबद्ध बिलों की अपेक्षा की। इसको यहाँ पर त्रिलोकसार में कहा स्वस्थान अंतर और परस्थान अंतर। स्वस्थान क्यों कहा? क्योंकि पहली पृथ्वी के अंदर जितने पटल हैं, उन पटलों में होने वाले बिलों के बीच के अंतर को कहते हैं स्वस्थान अंतर। स्वस्थान क्यों? क्योंकि सब पटलों का एक ही पृथ्वी कहलाएगी। सब पटलों की एक रत्न प्रभा पृथ्वी है, इसलिए एक रत्न प्रभा पृथ्वी में होने वाले पटलों के बीच में होने वाले इंद्रक बिलों का 2 इंद्रक बिल, 2 श्रेणीबद्ध बिल और 2 प्रकीर्णक बिलों के बीच का अंतर है, इसलिए उसको कहा स्वस्थान अंतर। और एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी में होने वाले इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिलों के बीच के अंतर को कहते हैं परस्थान। पर क्यों? क्योंकि पहली पृथ्वी रत्न प्रभा पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी शर्करा प्रभा पृथ्वी। इन 2 पृथ्वियों में पहली पृथ्वी का 13वें पटल का इंद्रक बिल, समझ लेना आप, पहली पृथ्वी के 13वें पटल में होने वाला इंद्रक बिल और रत्न प्रभा पृथ्वी के पहले पटल में होने वाले इंद्रक बिल, इन दोनों के बीच का यदि अंतर निकालना हो तो ये पृथ्वी अलग हुई, ये पृथ्वी अलग हुई, इसलिए इसको कहा परस्थान अंतर। आया समझ में? उसी नरक में, उसी पृथ्वियों में होने वाले नरकों के या बिलों के बीच का अंतर हो तो स्वस्थान अंतर, और 2 पृथ्वियों के बीच में होने वाले बिलों का अंतर कहा तो परस्थान अंतर। आया समझ में? इसमें अपन स्वस्थान अंतर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये तो वे पटल, पहली पृथ्वी और उसके पटल, और ये हुई दूसरी पृथ्वी और उसके पटल। अब इस पहली पृथ्वी के जो 4 पटल दिखाई दे रहे हैं, उसमें से हम 2 पटलों के बीच का अंतर देखने जा रहे हैं। 2 पटल, ये एक पटल है, ये दूसरा पटल है। इन 2 पटलों में इंद्रक बिल भी है, श्रेणीबद्ध बिल भी है और प्रकीर्णक बिल भी है। अब इसमें से इंद्रक बिल जो होता है उसके बारे में अभी अपन यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए आपके सामने ये जो बीच में दिखाई दे रहा है, बाकी की दिशाओं में तो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लू कलर के श्रेणीबद्ध बिल है, और बीच में ग्रे कलर का जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं इंद्रक बिल। तो एक पटल का ये इंद्रक बिल है और ऊपर वाले पटल का ये इंद्रक बिल है। आया समझ में? ऊपर भी पटल है में ये सब बिल है, नीचे भी पटलों में ये बिल है। तो नीचे वाला ये बिल हुआ, ऊपर वाला ये बिल हुआ। इन दोनों के बीच में बताया गया 6,499 35/48, 35/48 योजन, इतना 2 इंद्रक बिलों के बीच का अंतर है। आया समझ में? तो इंद्रक बिल का अंतर यहां पर बताया। अब देखो श्रेणीबद्ध बिलों के बारे में भी सोचो। जैसे इंद्रक बिल के 2 बिलों के बीच में अंतर, ये समझ में आ रहा है ना?
एक ही पटल के बिलों की चर्चा नहीं कर रहे, दो पटलों में जो सेंटर में इंद्रक बिल है, उन इंद्रक बिलों के बीच का अंतर बताया। ऐसे ही दो पटलों में, और ये दो पटल कौन से, पास पास के दो पटल लेना, नहीं तो आप सोचोगे एक पहला पटल और एक 13वां पटल, ऐसा नहीं। ये अंतर पहले पटल से दूसरे पटल के बीच के इंद्रक बिल का अंतर है। इसी प्रकार से पहले पटल से दूसरे पटल में होने वाले श्रेणीबद्ध बिलों के बीच का अंतर यहां पर बताया। वो कितना है, देखिए 6499 13/36 योजन। फर्क कहां पड़ा, यहां पर भी 6499 ही है जो इंद्रक बिलों के बीच का अंतर था। श्रेणीबद्ध बिलों में भी 6499 योजन ही है। फर्क आगे के अंशों में पड़ा। क्यों पड़ा, आप थोड़ा सोच सकते हो। क्योंकि इंद्रक बिल की हाइट है 1 कोस, श्रेणीबद्ध बिलों की हाइट कितनी है, 1.33 कोस। तो इतना जो अंतर है ना, उतने अंतर के कारण श्रेणीबद्ध बिलों में ऊपर के अंश में फर्क पड़ा। आया समझ में। इस प्रकार से श्रेणीबद्ध बिलों, दो बिलों के बीच में 6499 23/36 योजन, इतना अंतर है। और प्रकीर्णक बिलों की चर्चा करें तो प्रकीर्णक बिलों में 6499 53/144 योजन। इस प्रकार से मूल योजन 6499 सब जगह पाया जाएगा, फर्क सिर्फ ऊपर के अंशों में पड़ेगा। ऐसे इन दो पटलों में होने वाले इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और दो प्रकीर्णक बिलों के बीच का अंतर बताया गया। कुल मिला के मोटे तौर पे आप यह समझ सकते हैं कि दो पटलों के बीच में 6499 इतने योजन का अंतर तो मोटे तौर पे आप समझ सकते हो। सूक्ष्मता से तो और अधिक भेद हो जाएगा, लेकिन मोटे तौर पे सामान्य रूप से आप समझ सकते हो कि ये जो पहली पृथ्वी में 13 पटल बताए, इन 13 पटलों के बीच में जो अंतर है वो 6499 योजन, इतना सामान्य रूप से अंतर पाया जाता है। इस प्रकार से यह श्रेणीबद्ध इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिलों के बीच का अंतर अभी हमने यहां पर देखा। ये कौन सा अंतर हुआ, स्वस्थान अंतर हुआ। अब हम देख रहे हैं परस्थान अंतर। परस्थान अंतर मतलब पहली पृथ्वी का अंतिम 13वें नंबर का पटल और शर्करा प्रभा पृथ्वी का प्रथम पटल, इनके बीच का अंतर हम देखने जा रहे हैं। ये कितना है, तो कहते हैं 1 राजू माइनस 2,09,000 योजन। इतना माइनस क्यों किया, यह भी आप समझ लो। क्योंकि दो पटलों के बीच का अंतर जो है ना, इसमें 3 पटल तो आते हैं, क्या बोलते हैं, पृथ्वियां, 3000 तो वह माइनस किया हुआ है। कैसे, देखो ये जो 13 पटल है ना, 13 पटल पहली पृथ्वी जो है, पहली पृथ्वी का ऊपर का 1000 योजन हमने छोड़ा था। किस लिए, नरकों के बिलों को समझने के लिए। तो 80,000 योजन की तो पहली पृथ्वी हुई। आ गया समझ में। पहली पृथ्वी मतलब पहली पृथ्वी का बहुल भाग, ये 80,000 योजन मोटा है। समझना, सामान्य रूप से बताता हूं, इसका जो गणित है
वह आपको समझ में आए इसके लिए। तो 80,000 योजन में से 1,000 योजन हमने ऊपर का छोड़ा था, 1,000 योजन नीचे का छोड़ा था, तो 78,000 योजनों में नरकों के बिल थे। लेकिन पहली पृथ्वी का नाप कितना है? 1,80,000 योजन। आ गया समझ में? तो पहली पृथ्वी का 1,80,000 योजन इतनी पहली पृथ्वी है। ठीक है, अब देखो इस 1,80,000 योजन में से ऊपर का 1,000, नीचे का 1,000, और देखिए यह शर्करा प्रभा पृथ्वी है ना, तो शर्करा प्रभा पृथ्वी का भी पहला पटल शुरू होने से पहले 1,000 योजन यह भी इसमें भी बिल नहीं होते, तो वह भी जोड़ दिया। ऐसे 1,80,000 योजन में ये 3,000 योजन आपको जोड़ने हैं। ऐसे इनको जोड़े। अब देखना, एक राजू प्रमाण में, आप समझना, एक राजू प्रमाण में पहली पृथ्वी और दूसरी पृथ्वी दोनों पृथ्वियां इसमें समा जाती। क्या कहा? एक राजू में पहली पृथ्वी और दूसरी पृथ्वी दोनों पृथ्वियां समा जाती है, क्योंकि ऊपर से 1,80,000 योजन में पहली पृथ्वी है और नीचे से 32,000 योजन में दूसरी पृथ्वी है। ठीक है, अब पहली पृथ्वी और दूसरी पृथ्वी को प्लस करो, क्योंकि वह एक योजन में है। अभी इसको ये समझाऊं, अपने को तो इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो यहां से यहां तक एक राजू है, इसमें से ये 2 नरक को तो पहले माइनस करना पड़ेगा। तो 2 नरक मिलके कितना होता है? 1,80,000 योजन प्लस 32,000 योजन। अब इन 32,000 योजन और 1,80,000 योजनों को जोड़ोगे तो 2,11,000 कितने हो गए? हाँ, 2,32,000 ना, तो 1,80,000 2,12,000 योजन हो गए। आ गया समझ में? पहली पृथ्वी 1,80,000 योजन, दूसरी पृथ्वी 32,000 योजन, इन दोनों को जोड़े तो 2,12,000 योजन हो गया। ठीक है, अब इसमें से यहां का 1,000 योजन कम करना है, यहां का 1,000 योजन कम करना है, और सबसे ऊपर वाला 1,000 योजन भी कम करना है। तो 2,12,000 योजन में से इन 3,000 को कम करोगे तो 2,09,000 योजन हुआ। ये 2,09,000 योजन जब एक राजू में से माइनस करेंगे तो जितना प्रमाण आएगा उतना प्रमाण इस पृथ्वी के अंतिम पटल के इंद्रक बिल से दूसरी पृथ्वी के प्रथम पटल के इंद्रक बिल का अंतर है। अब ये इंद्रक बिल का अंतर समझ लो, या सामान्य रूप से इन 2 पटलों के बीच का अंतर समझ लो, एक ही बात हुई। क्योंकि एक राजू पूरा प्रमाण, इसमें से हमने इस नरक को और इस नरक को पहले माइनस किया। अब इसमें से माइनस करके 1,000 इसका, 1,000 इसका, और ऊपर वाला एक, ऐसे 3,000 2,12,000 में से माइनस किया, और वह जो प्रमाण आया उसको पूरे एक राजू में से माइनस करेंगे तो बीच वाला अंतर निकलेगा, और वो बीच वाला अंतर एक राजू माइनस 2,09,000 योजन प्रमाण। इसीलिए पहली पृथ्वी का अंतिम पटल और दूसरी पृथ्वी का प्रथम पटल, इन दोनों के बीच का अंतर एक राजू माइनस 2,09,000 योजन होता है। इसको कहा परस्थान अंतर। आया समझ में? थोड़ा कठिन है, जिनको गणित आता है उनको तो जल्दी समझ में आएगा, और जिनको गणित बहुत कठिन लगता है
उनको थोड़ा मुश्किल से समझ में आएगा। आप इसको एक पेपर पे लिख के देखेंगे तो समझ में आएगा कि एक राजू और माइनस करना, कंस में एक क्या बोलते हैं उसको, कॉमा में डालना, 2,11,000 माइनस 3,000, ये करेंगे तो बीच के अंतर का प्रमाण निकलता है। इस प्रकार से यह पहली पृथ्वी और दूसरी पृथ्वी के बीच का अंतर यहां पर बताया गया। ऐसे इन नरकों के बिलों के बीच का अंतर बताया। तो पहले पृथ्वी के नरकों के बीच का अंतर बताया 6,499, और फिर आगे के अलग अलग अंश आते हैं। इतना योजन तो पहली पृथ्वी में होने वाले पटलों के बीच का अंतर है। ऐसे कुल मिला के इन नरकों के बिलों के बीच का अंतर यहां पर हमने देखा है। ऐसे पहले पृथ्वी का वर्णन विस्तार से हमने यहां पर देखा। अब इस पहली पृथ्वी में जो जीव है, उन नारकी जीवों की हाइट और नरकों के बिल की उत्पाद स्थान, इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। वह चर्चा कल करेंगे और फिर दूसरे नरक की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। यह कल का विषय था। आज के विषय के बारे में यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अपने पास 5 मिनट है तो 5 मिनट के अंदर अंदर अपने को ये क्लास खत्म करनी है। किसी को कोई प्रश्न? हाँ मीनू जी, आप पूछिए। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, ये जो एक राजू माइनस 2,09,000 योजन था अभी, ये 2,09,000 योजन एक बार को वापस रिकॉल हो जाए कैसे आया, उसके लिए वो क्या था, 3 लाख माइनस नहीं 2,09,000 योजन कैसे हुआ वो? कैसे हुआ ना, देखिए पहली पृथ्वी की हाइट है, पहली पृथ्वी की हाइट है 1,80,000 योजन। ठीक है, पहली पृथ्वी नरक की पहली पृथ्वी अपने रत्न प्रभा पृथ्वी, इसकी हाइट है 1,80,000 योजन। शर्करा प्रभा पृथ्वी की हाइट है 32,000 योजन। इन दोनों को तो पहले जोड़ दो तो 2,12,000 योजन प्रमाण निकलेगा। ठीक है, अब इसमें से माइनस क्या करना है कि ऊपर का 1,000 योजन जिसके ऊपर, जैसे चित्रा पृथ्वी है ना, तो चित्रा पृथ्वी में तो सब पर्वत और नदियों के नींव है, तो उसमें बिलों का प्रमाण का कोई मतलब नहीं, उसको 1,000 ले लेना। फिर नीचे यदि अंतिम पटल है, उसके बाद 1,000 योजन इतना प्रमाण में बिल नहीं पाए जाते, तो उसको जोड़ना है। ये 2,000 योजन हुए। और शर्करा प्रभा पृथ्वी के भी पहले पटल के ऊपर 1,000 योजन में बिल नहीं पाए जाते। तो इन तीनों को क्यों जोड़ा? क्योंकि हमने इसका अंतिम पटल और इसका पहला पटल लिया ना, तो यहाँ का 1,000 योजन, यहाँ का 2,000 योजन और यहाँ का 3,000 योजन। ऐसे 2,12,000 योजनों में से 3,000 योजन माइनस करेंगे तो 2,09,000 योजन प्रमाण निकलेगा, जो कि इन दो पटलों के बीच का प्रमाण होता है। आया समझ में? हाँ समझ में आया। ये और योजन, ये क्या प्रमाण योजन लेना है कि व्यवहार योजन लेना है? नहीं, ये तो जो क्षेत्रों का योजन आता है वही अपने को लेना है। व्यवहार उनको अच्छा। व्यक्तियों के योजन का प्रमाण यहाँ पर नहीं लेना, क्योंकि वो 5,000 या 500 कुछ कम होता है। ठीक है, ये जो नॉर्मल जो 4 कोस का एक यूजर होता है, ये वैसा तो वो यहाँ पे लेना है आपको। वही। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न पूछिए।
हाँ पूछिए अनीता जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। ये अपन ने जो 3000 में जो जोड़ लगाया है, तो हाँ अपन तो पहली पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी के बीच का गैप निकाल रहे हैं, ठीक है बिल्कुल। ना? तो हाँ अपन जो पहली पृथ्वी का जो नीचे वाला 1000 योजन है, हाँ हाँ, उसको छोड़ दें, वहां पहली पटल पृथ्वी का लेंगे। नीचे वाला 1000 योजन छोड़ दे, बराबर। हाँ, और दूसरी पृथ्वी का ऊपर वाला 1000 छोड़ दें। बिल्कुल। तो अपन ने ऊपर वाला 1000 क्यों छोड़ा? ये ऊपर वाला इसलिए छोड़ा क्योंकि हम तो इंद्रक बिलों की चर्चा कर रहे हैं ना, इंद्रक बिल या पटलों की चर्चा कर रहे हैं ना। तो ऊपर के 1000 योजन में तो कोई पटल है ही नहीं ना, ये 1000 योजन माइनस क्यों किया आपने? क्योंकि यहाँ पे पटल है नहीं। ऊपर का इसी प्रकार से 1000 योजन में भी पटल नहीं है। पटलों का प्रमाण तो 1000 योजन छोड़ के आगे से शुरू होता है ना, इसलिए अच्छा। ऊपर वाला 1000, क्योंकि हमें तो बीच का अंतर निकालना है ना। तो बीच का अंतर निकालने के लिए पटलों का अंतर तो आपको लेना ही है, और पटलों के अंतर के अलावा जहां पर पटल नहीं पाए जाते वहां का भी तो अंतर माइनस करेंगे, तब तो एक यदि राजू अपन में से। हाँ, यदि अपन ये कह रहे हैं कि जहां पटल नहीं होते उनके बीच का अंतर निकाल रहे हैं, तब तो हाँ उसको ऐड कर लेंगे। और यदि हाँ अपन कह रहे हैं कि हम अंतिम पटल से पहले पटल के बीच का अंतर निकाल रहे हैं, तब हाँ तो हम उसको बिल्कुल। माइनस नहीं करेंगे। वो पूरे राजू में से तो आपको माइनस करना पड़ेगा ना, इसका अंतर निकालने के लिए ऊपर का अंतर माइनस करना पड़ेगा, फिर इन पटलों का अंतर माइनस करना पड़ेगा, फिर इन पटलों का अंतर माइनस करना पड़ेगा, तो ही ये अंतर निकलेगा ना। आपने एक राजू में से माइनस किया है कि नहीं? एक राजू हाँ, प्रमाण एक कितना है? राजू में से अपन माइनस कर रहा है, तो वो तो एक ठीक राजू है। कहां से है? चित्रा पृथ्वी से लेके शर्करा प्रभा पृथ्वी के अंत तक है। नहीं, अब फिर अपन यदि वहां जाए, यदि अपन पटलों की बात कर रहे हैं, तो फिर हाँ अपना तो सिर्फ अव्वल बाहु भाग में ही पटल हाँ बिल्कुल है ना। है ना? लेकिन तो वो तो कुल 80,000 योजन ही कहलाया। बिल्कुल सही है ना, लेकिन आप राजू कहां से ले रहे हो? राजू तो फिर ऊपर से ले रहे हैं, ऊपर से लेके तो नीचे तक एक है। राजू, राजू का प्रमाण एक तो राजू अपने पास है क्या? नहीं। तो राजू में से आपको माइनस करना है कि नहीं? तो राजू में से इस अंतर को माइनस करने के लिए इस अंतर को छोड़ के जितना भी भाग है सब माइनस करना पड़ेगा कि नहीं? ये इतना जो अंतर है, उल्टा इसको उल्टा ले लो ना आप। ये राजू है, पूरा राजू में से इतने भाग को माइनस करना, ये इस भाग को माइनस करोगे तो बाकी सब भाग निकलेगा ना, वो ऊपर वाला 1000 भी तो निकलेगा ना। यहां वाला भी 1000 निकलेगा, यहां वाला भी 1000 निकलेगा, और ये भी पृथ्वी निकलेगी। आ गया हाँ, समझ ये में तो आप? पूरी पृथ्वी निकलेगी। आ गया ना समझ में? तो एक हाँ, राजू को माइनस करने के लिए इन सबको आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी ये अंतर निकलेगा, तब तक ये अंतर नहीं निकल सकता। ठीक है। आप इसको एक बार सोचिए, थोड़ा सा मैं उल्टा सोचना आप। एक राजू में से इस अंतर को माइनस करेंगे तो क्या क्या निकलेगा, तो वो आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगी वो बात। ठीक है? ठीक है। हाँ चलिए। ठीक है। हाँ, जय जय। जय जिनेन्द्र। इस प्रकार से आज की क्लास अपन यहीं पे रुकते हैं, और फिर कल अपन यहाँ पे दूसरे पृथ्वी का वर्णन शुरू करेंगे, और पहली पृथ्वी के मनुष्यों का वर्णन शुरू करेंगे। तो वर्णन करते हुए दूसरी पृथ्वी का वर्णन शुरू करेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय।